Okay, a very good morning to all the students and warm welcome to this morning. सभी को सुप्रभात। और जहाँ पे हमने लेक्चर को ब्रेक किया था यानी फिनिश किया था, वी टॉक अबाउट द ड्राइंग शीट डायमेंशन and talk about the drawing sheet. So today we are going to discuss the same thing, and we till our discussion, our lecture on the title block. Okay, so we discuss why the title block is important in the drawing sheet and what information we collect from the title block. Okay. Is I am audible to all? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you for your reply. Okay, तो हमने डिस्कस किया कि ड्राइंग शीट की डायमेंशन हमने डिस्कस कर लिया कि A4, A3, A2, A1, A0, these are the dimension, these are the size of the different type of drawing sheet where we make the drawing. Okay, A5 is also available, but A5 sheet is not used for the drawing purpose. Okay, so lastly what we discussing what is the title block and what is the dimension of the title block. So that is the 165 to 85. Okay, 165 mm length and 185 is length and 65 is the width of the title block. Okay, और किस लिए यूज करते हैं हम? टेक्निकल इंफॉर्मेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन के लिए टाइटल ब्लॉक का यूज करते हैं, ठीक है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि टाइटल ब्लॉक को हम क्या कहते हैं कि स्केल रिप्रेजेंट व्हाट इज द स्केल ऑफ द पर्टिकुलर ड्राइंग, कि किसी स्केल में ड्रॉ कर रहे हैं, इन लार्ज में ड्रॉ कर रहे हैं या रिड्यूस्ड स्केल में ड्रॉ कर रहे हैं। Okay, so we're going to discuss the more. Okay, now today we talk about what are the different instrument we using for the drawing and what is their specification, which type of pencil we use, किस तरीके की पेंसिल यूज करते हैं, है ना, पेंसिल की ग्रेडिंग क्या होती है। ओके, अभी जैसे क्या कहते हैं कि नॉर्मली आपको जो पेंसिल मिलती है, ठीक है ना, चाहे वो नटराज की हो, अप्सरा की हो, वो HB ग्रेड की रहती है। सॉरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HB? HB इज डिनोटेड एज हार्ड एंड ब्लैक, ठीक है ना। तो HB बहुत ही नॉर्मल और मल्टीपर्पज यूज पेंसिल रहती है, ठीक है ना, जो कि आप नॉर्मली अगर कोई पेंसिल लेने जाते हैं तो आपको HB ग्रेड की पेंसिल ही मिलती है। तो HB ग्रेड जो रहता है उसको हम एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं ना, जैसे XY लाइन पे 0, ओके, XY लाइन पे 0, जब भी ग्राफ कोई प्लॉट करते हैं तो जो 0 की पोजीशन होती है वो पोजीशन हम HB की मान लेते हैं, ठीक, दैट इज HB। ओके, ठीक है ना। X डायरेक्शन को हम H मान लेते हैं और Y डायरेक्शन को B मान लेते हैं। ओके, देन व्हाट भी हैपन, ठीक है ना। तो HB आपका जो पेंसिल है वो मिडिल में रहता है, फिर क्या होता है H, H1, H2, H3, H4, H5 लाइक दैट, एंड B, B1, B2, B3, B4, B5 लाइक दैट, ठीक है ना। अभी ये नंबर बढ़ रहा है तो इसका क्या मीनिंग है ना। तो जैसे H में नंबरिंग बढ़ती है तो क्या होता है कि पेंसिल की जो लीड होती है ना, जिससे हम राइट करते हैं,
वो पेंसिल की लीड रहती है, और ये एच जो ग्रेडिंग या बी ग्रेडिंग जो प्रोवाइड की जा रही है ये इसके लिए रहती है। ओके, सो वी टॉक अबाउट दिस लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फिनिश previous lecture discussion, that is the title block. Okay, we have to finish that. Okay, so before starting the session, I tell you a small story for your refreshment. Okay, तो एक बार एक स्कूल में एक बच्चा था, ठीक ना, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता था। ऐसा बोल सकते हैं कि डल बॉय, के इंग्लिश में डल बॉय, हिंदी में उसको बोलते हैं मंदबुद्धि, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो कुछ भी पढ़ता था, नहीं समझ में आता था, याद नहीं होती थी चीजें। तो एक बार क्या है कि उसके एक टीचर ने उसका हाथ देखा ऐसे ही, और उसका हाथ देख के वो बोला कि अरे इसीलिए तो तुमको कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि इन योर हैंड देयर इज नो एजुकेशन लाइन, क्योंकि आपके हाथ में विद्या रेखा ही नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट्स को बहुत बुरा लगा कि भगवान ने मेरे हाथ में एजुकेशन लाइन ही नहीं ड्रॉ किया है, हाउ इट इज पॉसिबल। तो क्या हुआ कि उसने उस टीचर से पूछा कि सर एजुकेशन लाइन कहाँ पे होती है या कैसी होती है हाथ में, आप मुझे बताइए। फिर क्या हुआ कि टीचर ने बताया ये मिड से जो आपके लाइन जाती है उसको एजुकेशन लाइन बोलते हैं। तो स्टूडेंट ने क्या बोला, ओके। फिर स्टूडेंट रात में गया और उसने एक ब्लेड उठाया और अपने हाथ को टीचर के अकॉर्डिंग जो रेखा एजुकेशन की होती है उससे कट किया, काफी ब्लड निकला। और फिर क्या हुआ कि पट्टी वगैरह हुई, दवा लगी, उस पे क्या कहते हैं कि फिर वो चोट सूखने लगी, और फिर धीरे धीरे क्या, चोट सूखने के बाद उसकी जो क्या कहते हैं कि पपड़ी रहती है, ड्राई स्किन रहती है ऑन दी दैट पर्टिकुलर कट प्लेस, जो कट प्लेस पे ड्राई रहती है उसको उसने रिमूव किया। देन क्या हुआ कि वो डेड स्किन रिमूव होने के बाद एक निशान सा रह गया, जैसे हमारे माथे पे कहीं भी चोट लगती है ना, चोट तो ठीक हो जाती है लेकिन उसका स्पॉट रह जाता है ना, तो वैसा ही निशान आ गया। तो उसके दिमाग में आया अब तो मेरे हाथ में एजुकेशन लाइन आ गई, अब मैं जितना पढ़ूंगा वो मुझे याद होगा। तो क्या हुआ, उसने मेमोराइज करना शुरू किया, और ज्यादा पढ़ना शुरू किया, और ज्यादा पढ़ना शुरू किया, और उसकी मेहनत रंग लाई, और वो क्या कहते हैं कि बहुत ही सक्सेसफुल हुआ, राइटर बना। जो बच्चा कुछ याद नहीं कर सकता था आगे चल के वो राइटर बना। क्यों? हाथ में जो एजुकेशन लाइन नहीं थी। तो कैसे हो गया? उसने अपने हाथ से बनाया? नहीं, हमारा जो लाइफ होती है, ठीक है ना, उसको लकीरें कंट्रोल नहीं करती हैं, हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। हम जैसा करेंगे वैसी ही हमारी लाइन, हाथों की लकीरें बनती हैं। तो भाग्य निर्धाता हम खुद हैं। व्हाट इज अवर लक? डिपेंड ऑन अस, ठीक है ना। हिंदी में कहावत है कि कर कर अभ्यास से जमर हो सुदान, रकड़ी आवत दासे सिल पे पड़े निशान। तो सेम थिंग इस बच्चे के साथ हुआ कि जैसे कि जितना भी हम प्रैक्टिस करते हैं, एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो क्या होगा कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस से ही जो ह्यूमन होता है वो परफेक्शन की तरफ जाता है ना।
मौत के कुआं आप लोगों ने देखा होगा, उन लोगों की राइडिंग जिसकी इतनी अच्छी हो जाती है कि वो वॉल पे भी बाइक चला लेते हैं, है ना, क्योंकि वो उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं। जबकि ये क्या कहते हैं कि फिजिक्स कला है जिसकी वजह से उनकी बाइक डेथ वेल में ड्राइव करते हैं, लेकिन उसके लिए भी बहुत स्किल लगती है, प्रैक्टिस लगती है, ठीक है ना। तो इस स्टोरी का मोरल ऑफ द स्टोरी व्हाट इज है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपके हाथ में एजुकेशन लाइन नहीं है और क्या कहते हैं कि विद्या रेखा नहीं है तो आप पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। पढ़ने और समझने इज टोटली डिपेंड ऑन यू। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा हार्ड जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो दैट इज इजियर, ओके। तो जितना जिस पर्टिकुलर आप इंटरेस्ट लेंगे, आपका इंटरेस्ट इंक्रीज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि एक और किसी महान व्यक्ति ने क्या कहा कि अपनी हाथ की लकीरों पर इतना घमंड नहीं करो, क्योंकि नसीब तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते, ओके। सो लेट्स बिगिन टुडे लेक्चर। I will sharing now. Okay, so my screen visible to all? Yes, sir. Yes, sir. Okay, तो स्टोरी से आप लोग मोटिवेट हुए, रिफ्रेशमेंट हुआ आपका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we again come to the title box or title bar in the drawing sheet. That is the dimension of 185 mm to 65 mm. That is the British इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ओके। तो स्टैंडर्ड के बारे में भी आपको बता चुका हूँ कि स्टैंडर्ड किस लिए बनाया जाता है, ताकि वो वर्ल्ड वाइड सेम रहे या नेशनली सेम रहे। तो आपका जो ड्राइंग का कम्युनिकेशन है, जो ड्राइंग कम्युनिकेशन है वो इजी हो, ओके, और उसमें लैंग्वेज के किसी तरीके का बैरियर ना हो, ओके। सो डिवाइडेड इनटू टू जोन, identification zone, registration or identification number is there, drawing title is there, name of the legal owner of the drawing, ठीक है ना। अब इसमें लीगल ओनर कौन है, मतलब ड्राइंग किस इंस्टीट्यूशन के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ड्राइंग बन रही है, दैट इज दी दैट इज दी ओनर ऑफ द शीट, ओके, ठीक है ना। किसके थ्रू बनाई जा रही है ना। जैसे आप लोग कोई असाइनमेंट लिखते हैं तो असाइनमेंट आपके थ्रू लिखा जा रहा है। नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन आर चेक्ड बाय, मॉडिफाई आर चेक्ड बाय, ओके। तो मॉडिफाई किसके थ्रू हो रहा है, चेकिंग किसके थ्रू हो रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन। ये तो क्या हो गया आपका आइडेंटिफिकेशन जोन में आ गया। नेक्स्ट क्या होगा आपका additional information. Then what is the additional information? Indicative items, symbols indicating of the system, projection, main scale of the drawing. तो क्या और क्या क्या इंडिकेट होगा एडिशनल में? एडिशनल में आपको ये सिंबल दिया रहेगा कि आपका फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल या फिर फोर्थ एंगल या फिर सेकेंड कोऑर्डिनेट और सेकेंड एंगल में आपका किस एंगल में ड्राइंग बन रहा है। तो ये जो एंगल्स या कोऑर्डिनेट या प्रोजेक्शन है, ये आपका फर्दर काफी डिटेल में आपको बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, टेक्निकल आइटम्स, किस मेथड, व्हाट इज दी सरफेस टेक्सचर मेथड एंड व्हाट इज दी ज्योमेट्रिक टॉलरेंस। टॉलरेंस भी मैंने आपको बताया कि यानी इन दी वर्ड जो भी चीजें ह्यूमन के थ्रू बनाई जाती हैं, ह्यूमन मेड रहती हैं, उसमें
ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो डायमेंशन दिया जाए उस डायमेंशन का परफेक्ट डायमेंशन का हम कोई भी चीज बना सकें। अगर बन जाए तो वो एक्सेप्शनल है, ओके, लेकिन वैसा पॉसिबल नहीं होता है। तो हम उसमें टॉलरेंसेस देते हैं, पर्टिकुलर जोन प्रोवाइड कर देते हैं कि अगर 10 mm का डायमीटर हमको बनाना है, लेकिन अगर वो 9.95 टू 10.05 के बीच में बनता है तो भी वो एक्सेप्टेबल रहता है, दैट इज द टॉलरेंसेस। ओके, नेक्स्ट थिंग, ये देखिए आपका टाइटल ब्लॉक है। अब टाइटल ब्लॉक का ओवरऑल डायमेंशन तो आपको पता है 180 टू 65 mm, लेकिन यहाँ पे आपका 65 किस तरीके से डिवाइड होता है और 185 किस तरीके से डिवाइड होता है, वो डायमेंशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, जैसे ऊपर कॉलेज का नाम है, तो राइट साइड में देखिए डायमेंशन दिया हो गया है कि ऊपर का जो सेक्शन है उसको 20 हाइट गिवन है, देन 15 हाइट, देन 10, देन 10, देन 10, द टोटल इज 65। ओके, नाउ हियर आपका जो हॉरिजेंटली लाइन है जो कि 185 होती है, उसको किस तरीके से डिवाइड करेंगे, 110 एंड 75 मीन्स 110 और 75। तो ये क्या हुआ आपका कि ये पर्टिकुलर ड्राइंग आपको ड्राइंग बॉक्स इस डिवाइडेशन में हम डिवाइड करते हैं। ओके, कि हॉरिजेंटली किस तरीके से डिवाइड किया और वर्टिकली किस तरीके से डिवाइड किया। जो 65 है उसको 20, 15, 10, 10, 10, ओके, और हॉरिजेंटली आपको ने कैसे किया 110, 75। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे आपका पर्टिकुलर वाइवा होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट भी है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है, लेकिन क्या कहते हैं कि जो भी एग्जामिनेशन होगा इसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आपका ऑनलाइन भी होता है फिर भी इसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, देयर इज नो एमसीक्यू। ओके, तो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं कि आपको क्वेश्चन दिया जाता है और आपको ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करके उसको सबमिट करना रहता है ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन मोड है। तो ऑफलाइन मोड है तो देयर इज नो इशू, कॉलेज में आकर के आपको शीट प्रोवाइड किया जाएगा, प्रॉब्लम्स प्रोवाइड की जाएगी और वो प्रॉब्लम आपको ड्रॉ करनी रहेगी। तो अगर ऑफलाइन मोड होता है तो आपको कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन। तो उसमें ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द टाइटल ब्लॉक और टाइटल बॉक्स इन द ड्राइंग शीट। ओके, तो दैट आंसर इज 185 टू 65। ओके, Sir, please repeat the question. okay, the question is that what is the dimension of the title box or title in the drawing sheet। ठीक है ना, कि आपके ड्राइंग शीट में जो टाइटल बॉक्स होता है उसकी डायमेंशन क्या होती है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन रहेगा। यस, ये क्वेश्चन लिखना है क्या बुक में? नहीं नहीं लिखना नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका ये जो रहेगा ना एमसीक्यू टाइप में, ठीक है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ फॉर्म में उस आंसर के साथ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरीके का क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है आपके वाइवा टाइम में भी, है ना। अभी जैसे कई चीजें मैंने बताई पिछले लेक्चर में कि A4 का साइज क्या होता है, A2 का साइज क्या होता है, A3 का साइज क्या होता है। तो जब भी वाइवा होगा या फिर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपका यूनिट टेस्ट होगा, है ना, तो उसमें इस तरीके का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना, कि A3, A2, A0 का डायमेंशन क्या है या फिर टाइटल बॉक्स का डायमेंशन क्या है,
ठीक है। अगर A3 शीट है तो उसमें क्या कहते हैं कि आपका जो लेफ्ट साइड में हम जो कटिंग एज होती है और जो बॉर्डर होता है उसके बीच कितना डिस्टेंस छोड़ते हैं, कितना डिस्टेंस लीव करते हैं, तो वो होता है D, और D सबके लिए फिक्स होता है। कितना होता है? एनीवन कैन आंसर कि ड्राइंग शीट में लेफ्ट साइड में जो कटिंग एज रहता है उससे बॉर्डर हम कितने डिस्टेंस पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है। कितना होगा कोई बताएगा? द डी इज सेम, चाहे वो आपका A4 से A0 तक डी सेम रहता है, सी डिफर करता है ना, सी डिफर करता है कि A0 और A2 A1 इनके लिए सी डिफरेंस रहता है और A3 A4 के लिए सी डिफरेंस रहता है, लेकिन जो डी मतलब लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड का जो कटिंग एज है वहां से हम बॉर्डर कितने डिस्टेंस 25? पे, नो दैट इज 20 इज करेक्ट आंसर। आई विल शो यू। ये देखिए आपका गिवन है, सॉरी 25 इज करेक्ट आंसर। ओके राइट, 25 इज करेक्ट आंसर डी, और यहाँ पे ये डायमेंशन गिवन है, राइट आंसर। यहाँ पे देखिए सी की वैल्यू चेंज है ना बेटा, A4 A3 A2 ये साइज चेंज है, सी के लिए 10 है और A1 और A0 के लिए वैल्यू चेंज है, दैट इज 25 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, तो इस तरीके के MCQ आ सकते हैं, वो मैं आपको बताने के लिए ट्राई कर रहा हूं। दैट इज डी इज कॉमन फॉर ऑल साइज 25। ओके, तो दिस इज अबाउट टिल योर ड्राइंग शीट। ठीक है ना, तो अभी तक आपका 3 या 4 लेक्चर हो गए। तो बेसिक मैं आपको इतना स्लोली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका बेसिक फंडा क्लियर होगा तो आगे की चीजें आप बहुत जल्दी ही कवर कर लेंगे। ठीक है ना, टिल नाउ देयर इज एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, No, sir. थैंक यू। No, फिर मैंने आपको ऑलरेडी आज के लेक्चर की PDF शेयर किया हुआ है, मैं उसको ओपन करता हूँ ना। सर पेपर कैसे होने वाला है? हाँ पेपर बेटा अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन यूनिट टेस्ट जो होगा आपका, ठीक है, यूनिट टेस्ट और क्लास टेस्ट जो होगा 1, वो आपका ऑनलाइन मोड में ही रहेगा। ठीक है ना, तो दोनों मोड पॉसिबल है, 50-50% चांसेस है कि आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा। तो ऑनलाइन की क्या प्रोसीजर है मैं वो आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन की प्रोसीजर ऐसी रहती है कि आप लोगों को पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर दिया जाता है गूगल फॉर्म के थ्रू। ओके, और वो क्वेश्चन पेपर पे जो क्वेश्चन रहते हैं आपको ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करने रहते हैं, और वो ड्राइंग शीट आपको गूगल फॉर्म के थ्रू अपलोड करना रहता है। ठीक है ना, कि आप जो भी ड्राइंग आप बनाएंगे ड्राइंग शीट पे उसकी स्नैप लेंगे, फोटो लेंगे, और वो आप गूगल शीट पे अपलोड कर देते हैं। तो ये हुआ आपका ऑनलाइन प्रोसेस। और ऑफलाइन तो आप लोगों को पता ही है कि जैसे आपने 8वीं 9वीं के एग्जाम दिए होंगे, 10वीं के तो आपके हुए नहीं। ठीक है ना, 8वीं 9वीं के जैसे एग्जाम दिए होंगे कॉलेज में जाकर के, सेम वैसे ऑफलाइन होगा। ठीक है ना, अभी दोनों में से कौन सा होगा ये कंफर्मेशन बाद में होगा, क्योंकि मे बी ऐसा प्रोसेस चल रहा है कि आफ्टर दिवाली you physically present in the institute in the college, then it may be happen कि आपका जो क्वेश्चन हो एग्जाम हो वो ऑफलाइन मोड हो, लेकिन कंपलसरी नहीं है। अभी 50-50% चांसेस हैं कि आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा।
अच्छा ठीक है। ग्राफिक्स का एक बार सिलेबस सेंड करिए। ओके, तो अगेन ओके, sharing is start now. This is again बेसिक ही आपका अभी स्टार्ट है। तो इसमें हम फर्स्ट क्या है कि ड्राइंग पेंसिल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसा मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि ड्राइंग पेंसिल एक नॉर्मल पेंसिल होती है जो कि ग्रेडिंग पे डिपेंड करती है। एचबी ग्रेडिंग रहता है नॉर्मल, एचबी मतलब जीरो, कि उसकी जो क्या कहते हैं कि ब्लैकनेस है, डार्कनेस है, वो भी नॉर्मल रहती है, हार्डनेस है वो भी नॉर्मल रहती है। ओके, सो जो वुडन पेंसिल्स है आपके, हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रेडिंग की पेंसिल डिफरेंट पर्पज के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो वुडन पेंसिल आर ग्रेडेड एंड डिजाइंड बाय द नंबर एंड लेटर, मैकेनिकल क्लच पेंसिल नॉट अलाउड, ठीक है ना। तो आपका जो फर्स्ट बेसिक थिंग्स है उसमें क्लच पेंसिल अलाउ नहीं देती है। क्लच पेंसिल आप लोग जानते हैं क्या होता है। क्लच पेंसिल एक पेंसिल होती है जिसमें क्या, जो नॉर्मली आपका पेन टाइप में रहता है, मीन्स पुश बटन वाला जो पेन रहता है वैसे ही आपकी क्लच पेंसिल रहती है। बस बॉल रिफिल की जगह उसमें पेंसिल की लीड को हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना। लीड वो पेंसिल। एच बी ग्रेड, सॉरी, एनी क्वेश्चन? ओके, ठीक है ना। तो क्लच पेंसिल उसको बोलते हैं, मैकेनिकल क्लच पेंसिल। उसमें क्या कहते हैं कि हम ऊपर से एक बटन रहता है उसको प्रेस करते हैं तो उसमें जॉ रहता है, जॉ ओपन हो जाता है और उस जॉ में हम पेंसिल की लीड इंसर्ट करते हैं। तो जो पेंसिल लीड रहती है वो 0.5 mm टू 0.75 mm तक रहती है, थिकनेस उसकी। ओके, तो अभी आपका जो बेसिक आप ग्राफिक्स पढ़ते हैं तो ग्राफिक्स में क्लच पेंसिल को अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि हमको हर तरीके की पेंसिल, हर ग्रेडिंग की पेंसिल कहाँ पे यूज होती है वो हमको यूज करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे ग्रेडिंग है, लेटर और नंबर दोनों साथ में रहते हैं। 7B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B is desired ordering of the softness and blackness, ठीक है ना। तो बी की ग्रेडिंग जितना ज्यादा रहेगी उतनी ही ज्यादा आपकी पेंसिल की लीड डार्क रहेगी और सॉफ्ट रहेगी, डार्क रहेगी और सॉफ्ट रहेगी। ओके, उसके नीचे HB2F मीडियम ग्रेड, ठीक है ना। तो HB जो डिनेटेड होता है, HB फॉर द नॉर्मल मीडियम ग्रेड, देयर इज ना बहुत ज्यादा हार्ड, ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट, ना बहुत ज्यादा ब्लैक। ओके, फिर एच पे आते हैं, एच, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7, 8, 9, 10H। ओके, तो एच के आगे जो नंबर है वो हार्डनेस को डिनोट करता है। जितना लार्ज नंबर रहेगा आपका पेंसिल उतना ही ज्यादा हार्ड रहेगा। ओके तो हार्ड का मतलब क्या होगा कि जो हार्ड पेंसिल रहेगी, एच ग्रेडिंग की पेंसिल रहेगी, जब उससे आप लाइन ड्रॉ करेंगे ऑन द पेपर तो वो बहुत लाइट ड्रॉ होती है, बहुत ही लाइट ड्रॉ होती है। मतलब जितना ज्यादा हार्ड रहेगा, जितना ज्यादा हार्डनेस नंबर हाई रहेगा, आप अगर नॉर्मली ड्रॉ करेंगे तो पेंसिल उतना ही ज्यादा लाइट ड्रॉ करेगी, उतना ही ज्यादा लाइट लाइन ड्रॉ करेगी ऑन योर पेपर। ओके, ड्राइंग आर डन
using 2H pencil and finish with H pencil and HB pencil to be practices in this course. तो आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोर्स है, यहाँ पे हम 3 ग्रेड की पेंसिल यूज करेंगे, 2H, H एंड HB, ठीक है ना। तो 2H जैसे इसके H की ग्रेडिंग हाई है जितनी आउट ऑफ 3 पेंसिल, तो इससे क्या है बहुत ही लाइट लाइन ड्रॉ होगी। तो ये जो पेंसिल हम यूज करेंगे, दिस इज यूज फॉर द प्रोजेक्शन पर्पज, ठीक है ना। किसी पॉइंट का, किसी ज्योमेट्री का जो प्रोजेक्शन हमको ड्रॉ करना रहेगा वो हम इस पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, है ना, ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे वो एच पेंसिल से बनाएंगे, और जब हमको उसको डार्क करना होगा तो हम HB पेंसिल का यूज करेंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया है कि आपको 9H, 8H, 7H, तो इसमें क्या हुआ देखिए कि आपका H जितना ज्यादा है, पेंसिल की लीड की थिकनेस उतनी कम है, क्योंकि ये जो इनसाइड आप डार्कनेस देख रहे हैं, है ना, वो आपका पेंसिल लीड को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या है कि आपका जो ग्रेडिंग जितनी ज्यादा है, पेंसिल की लीड की थिकनेस उतनी कम है। 9H, 8H, 7H, 6, 5, 4, 3, 2, H, फिर F। ओके, नाउ HB का देखिए, B का देखिए, तो जैसे जैसे B में ग्रेडिंग इंक्रीज हो रही है, पेंसिल की लीड की थिकनेस इंक्रीज हो रही है, ठीक है। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि इसकी हार्डनेस कम होती है, सॉफ्ट पेंसिल होती है, और सॉफ्ट पेंसिल है होने से प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर वो थिन रहेगी, पतली रहेगी, तो वो बहुत ही जल्दी ब्रेक हो जाएगी, है ना। तो इसलिए उसकी थिकनेस ज्यादा रखते हैं। जितना ज्यादा डार्कनेस रहेगा, जितना ज्यादा बी ग्रेडिंग में जाएगा, उतना ही उसकी थिकनेस ज्यादा रहेगी, और जितना एच ग्रेडिंग में जाएगा उतनी उसकी थिकनेस कम रहेगी। ओके, क्लियर। नाउ पेंसिल ड्राइंग। इन फिनिश ड्राइंग all line expected construction line. Okay, in finished drawing all line expected construction line used to construct the drawing, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जितनी भी लाइन है फिनिश ड्राइंग में वो डार्क हो जाती है, केवल जो कंस्ट्रक्शन लाइन है, मतलब जो सपोर्टिव लाइन है, वो क्या कहते हैं कि डार्क नहीं करते हैं, ठीक है। या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन बोल सकते हैं, या फिर प्रोजेक्शन लाइन, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है इनको हम डार्क नहीं करते हैं, ये लाइन रिप्रेजेंट रहती है। लेकिन जब हम नॉर्मल ड्राइंग करते हैं तो क्या करते हैं कि जो सपोर्टिव लाइन है ना, उनको हम इरेज कर देते हैं। लेकिन ग्राफिकल ड्राइंग में ऐसा नहीं करते हैं, ग्राफिकल ड्राइंग में ऐसा नहीं करते हैं। क्या करते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन और सपोर्टिव लाइन रहते हैं वो भी प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब हम ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं तो 2H पेंसिल से बनाते हैं, है ना, जो कि बहुत ही लाइट रहती हैं, जिनका इम्प्रेशन बहुत लाइट रहता है ऑन दी ड्राइंग पेपर, ड्राइंग शीट। ओके, लेकिन जब हम फिनिशिंग की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, जो मेन लाइन है, जो बॉर्डर लाइन है, उन सबको हम डार्क कर देते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन लाइन को एट इट इज छोड़ देते हैं, उसको इरेज नहीं करते हैं। इरेज नहीं करना रहता है सबसे बिगेस्ट डिफरेंस, अभी आपको पता चलेगा। क्योंकि मान लीजिए आपका किसी फ्रूट की ड्राइंग बना रहे हैं, किसी का फेस बना रहे हैं, है ना, तो वहां पे क्या होता है, जो भी सपोर्टिव लाइंस रहती है ना, जो हम ड्रॉ करते हैं उसको इरेज कर देते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में ऐसा नहीं करते हैं। जो सपोर्टिव और कंस्ट्रक्शन लाइन होती है वो भी ड्राइंग में
प्रेजेंट रहती हैं। ओके, नाउ लाइन ग्रुप। तो लाइन ग्रुप देखिए क्या है, 0.2 थिकनेस इज मीडियम, मीन्स 0.2 क्या है, थिकनेस है इसकी 0.2 mm, ठीक है ना। आपका जैसे 0.5 नॉर्मली जो पेन आता है वो 0.5 का आता है, पेंसिल की लीड भी 0.5 की आती है। ओके, तो 0.2 लाइन मीडियम थिकनेस का रहता है। आउटलाइन, डॉटेड लाइन, कट प्लेन लाइन को हम इस थिकनेस से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। 0.1 थिन लाइन है। अब थिन लाइन कहाँ पे यूज होती है, सेंटर लाइन, सेक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, लैडर लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन, ठीक है ना। अभी आप लो लेंगे कि इतनी सारी लाइन आ गई है तो देयर इज कंफ्यूजन, क्योंकि टाइप ऑफ लाइन जो हम यूज करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, वो आपको नहीं अभी पढ़ी नहीं है, वो स्टडी नहीं हुई है, वो डिस्कशन नहीं हुआ है हमारे बीच में। ओके, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है ये हम किससे यूज करेंगे, 0.1 थिकनेस में। तो स्टूडेंट ये जो टेबल है, इस टेबल से भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना, कि मीडियम लाइन की थिकनेस कितनी होती है, 0.2 mm, 0.2 mm। थिन लाइन की थिकनेस क्या होगी, 0.1 mm, ठीक है ना। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ थिन लाइन। तो ये क्या है, ये आपका पर्टिकुलर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिल सकते हैं, कहाँ से पूछे जा सकते हैं, है ना। तो वो भी मैं इंडिकेट करता चल रहा हूँ आपको कि इस टेबल से पूछा जा सकता है, क्या क्या एमसीक्यू के क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो 50 या 75 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन रहता है उसमें 10%, 15% एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं, जो कि आपको नंबर स्कोर करने में, मार्क्स स्कोर करने में हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि इसमें आपको किसी तरीके की कोई ड्राइंग नहीं करनी रहती है, लेकिन इसके फुल मार्क्स आपको मिलते हैं। क्योंकि जब ड्राइंग ड्रॉ करेंगे अगर कुछ मिस्टेक हुआ, थिकनेस ज्यादा कर दी जिसकी थिकनेस नहीं ज्यादा होनी चाहिए थी, तो उसमें आपके मार्क्स कट सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आपने करेक्ट किया है तो आपको 1 में से 1 मार्क्स फुल मिलेगा एमसीक्यू टाइप में। ओके, तो नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे आई आपका लाइन टाइप। तो जिस तरीके की टाइप लाइन आपको मैं बता रहा था, है ना, तो वहां पे आपका ये यूज हो रहा है। तो फर्स्ट जो आपका कॉलम है उसमें है इल्यूस्ट्रेशन, मीन्स वो कैसा दिखता है वो लाइन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थिक लाइन, ठीक है, काफी थिक है। एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन देखिए, आउटलाइन, विजिबल एज, सरफेस बाउंड्रीज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मार्जिन लाइन, ठीक है ना। तो इस तरीके की लाइन हम थिक लाइन यूज करते हैं, और कौन सी पेंसिल यूज करेंगे, एच पेंसिल यूज करेंगे। कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन, ठीक है ना। तो अभी इसका एप्लीकेशन क्या है, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, सेक्शन लाइन, लेडर आर्क, पॉइंटनल लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन एंड बॉर्डर लाइन। समटाइम बॉर्डर लाइन में भी यूज करेंगे। किस तरीके की पेंसिल, किस ग्रेड की पेंसिल यूज करेंगे, ये 2H ग्रेड की पेंसिल यूज करेंगे। अभी स्टूडेंट्स देखिए इस टेबल से बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, है ना, कि क्या कहते हैं कि जो कॉन्टिन्यूअस लाइन है, या फिर ये आ सकता है कि डायमेंशन लाइन की थिकनेस कितनी रहेगी, या डायमेंशन लाइन किस टाइप ऑफ लाइन में आएगा। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, थिक, कॉन्टिन्यूअस थिन, वेवीनेस, तो ऐसे ऑप्शन आएंगे। तो उसमें करेक्ट आंसर आपका कॉन्टिन्यूअस थिन हो जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन वेवी, मीन्स स्ट्रेट ना होकर के थोड़ा सा वेवीनेस में होता है। तो ये लाइन कहाँ पे यूज होती है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस लाइन, दैट इज द शॉर्ट ब्रेक लाइन आर इन रेगुलर बाउंड्रीज पे हम यूज करते हैं।
ठीक है। ड्रॉ इन फ्री हैंड ड्राइंग, फ्री हैंड ड्राइंग में भी इस तरीके की लाइन का यूज करते हैं, दैट इज द पॉइंट। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूअस थिन विद zigzag. So what is the use of this line? That is the long break line. अभी लॉन्ग ब्रेक लाइन क्यों यूज होता है, ठीक है ना, तो वो आपको फर्दर पता चलेगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि लॉन्ग ब्रेक लाइन कहाँ पे यूज होती है। कि ऐसा होता है कि कभी कभी हम बहुत ही लार्ज कंपोनेंट को ड्रॉ करते हैं ड्राइंग शीट पे, ठीक है ना, तो जिसका क्या कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन सेम होता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि हमको एक स्केल हमने लिया जिसमें क्या कहते हैं कि हमको 100 मीटर को हमको क्या कहते हैं कि 35 या 60 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करना है, ऐसा स्केल लिया। लेकिन क्या हुआ कि पेपर आपका छोटा पड़ रहा है और ये जो 30 mm या 60 सेंटीमीटर की जो लाइन है उसमें ऑल ओवर लेंथ कंस्ट्रक्शन सेम है। क्या है? कंस्ट्रक्शन सेम है। तो इसको हम पूरा ना ड्रॉ करके लॉन्ग ब्रेक लाइन से डिनोट करते हैं। मतलब क्या है कि उनको शॉर्ट बनाते हैं और इन बिटवीन ये लॉन्ग ब्रेक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। तो दैट इज द यूज ऑफ लॉन्ग ब्रेक लाइन, ठीक है ना। कि लॉन्ग ब्रेक लाइन क्या है कि इसलिए यूज होता है कि कई बार ऐसा होता है बहुत ही लॉन्ग कंपोनेंट हो जाता है, लेंथ उसकी विड्थ उसकी बहुत हाई हो जाती है, जो कि अगर हम ओरिजिनल स्केल पे ड्रॉ करेंगे तो भी वो इनसाइड पेपर ड्रॉ नहीं हो पाता है। तो वहां पे हम लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज करते हैं। तो इसको डिटेल में जब हम हैंड ड्राइंग स्टार्ट करेंगे तो आपको इसका एप्लीकेशन बहुत ही इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा। नेक्स्ट, शॉर्ट डैश लाइन, गैप 1, लेंथ 3। अभी इसका क्या मीनिंग हुआ? गैप 1 लेंथ 3, ठीक है ना। तो जब हम डॉटेड लाइन, इसको बोलते हैं डैश लाइन और डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसका भी एक ग्राफिक्स में एक पर्टिकुलर डायमेंशन है, कैसे भी डैश डैश बना के नहीं करते हैं, है ना। तो वो डायमेंशन क्या है कि लाइन की जो थिकनेस है वो तो कॉमन रहेगी, लेकिन हम 3 mm की लॉन्ग लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 1 mm का स्पेस छोड़ेंगे और उसके बाद फिर से 3 mm की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसी तरीके हम कंटिन्यूअस डैश लाइन ड्रॉ करते हैं। आया समझ में? ठीक है ना। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए और वाइवा के लिए कि व्हाट इज द साइज ऑफ डैश लाइन इन द डैशेस लाइन, कि जो डैशेस लाइन होती है उसमें डैश की साइज क्या होती है, दैट इज द 3 mm। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 डैश, दैट इज द 1 mm आंसर। ओके, तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है? इनविजिबल लाइन और इंटीरियर सरफेस, ठीक है ना। जो इनविजिबल लाइन है उसके लिए या फिर कोई इंटीरियर सरफेस हमको शो करना है, वहां पे हम इस शॉर्ट डैश लाइन का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, शॉर्ट डैशेस लाइन, ठीक है ना। तो अभी इसमें देखिए ये कहाँ पे यूज होता है? ये सेंटर लाइन के लिए यूज होता है। हम इसको लार्ज करके दिखाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सारे डैश नहीं होते हैं। सेंटर लाइन और शॉर्ट डैश लाइन में, ये शॉर्ट डैशेस में क्या डिफरेंस होता है कि इसमें 3 mm की एक डैश होती है, फिर 1 mm का डिस्टेंस होता है, फिर एक डॉट होता है, फिर 1 mm का डिस्टेंस होता है, फिर 3 mm का एक डैश होता है।
ऐसे कंटिन्यू चलता है। तो ये क्या है, अल्टरनेट लॉन्ग एंड शॉर्ट डैशेस इन अप्रोक्सीमेट 6:1। ठीक है, 6:1 के में हम डिनोट करते हैं। मतलब क्या होता है कि इसका रेशियो आपको गिवन है, जहां पे जैसे आपको ये ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रेशियो है तो फिक्स डायमेंशन नहीं है, रेशियो है तो फिक्स डायमेंशन नहीं है, तो हम रेशियो के अकॉर्डिंग डायमेंशन को लार्ज कर सकते हैं या फिर रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन mm में ना दे करके रेशियो में दिया गया है। 6:1 का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने 3 की लाइन खींची है, ठीक है, तो डैश का जो साइज होगा वो 0.5 होगा, डॉट का जो साइज होगा वो कितना होगा, 0.5 होगा, और 6 की अगर डैश लाइन है तो अराउंड 1 mm का हमको डॉट रखना पड़ेगा, दैट इज 6:1। ओके, तो ये कैसे ड्रॉ करते हैं, ये हम क्या कहते हैं 2H पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। ओके, नेक्स्ट, लॉन्ग चेन थिन एट द एंड थिक अदर एल्स। तो क्या होता है कि ये है आपका लॉन्ग चेन लाइन, इसमें क्या कहते हैं कि जो एंड पे रहता है, मतलब जहां पे एंड होता है वहां पे तो थिक लाइन रहती है और एंड के अलावा पूरी लाइन थिन लाइन रहती है। ओके, तो ये सेंटर लाइन जैसी रहती है, लेकिन सेंटर लाइन और इसमें डिफरेंस क्या होता है कि सेंटर लाइन ओवरऑल सेम रहती है, ओवरऑल सेम रहती है, बट लॉन्ग चेन लाइन क्या होता है कि दोनों एंड पे थिक हो जाती है, इतना ही डिफरेंस है और बाकी सेम है। ओके, कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन, अभी ये थिक लाइन है जो कि बॉर्डर ड्रॉ करने में यूज होती है, और किस ग्रेड की पेंसिल यूज होती है, दैट इज द HB पेंसिल, दैट इज द HB पेंसिल। ओके, नाउ ठीक है, ठीक है, यहाँ यहीं तक रखते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं कि ये हमको ज्यादा डिटेल से बताना पड़ेगा आपको, तो टाइप ऑफ लाइन तक ही रखते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आपका कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन इज देयर? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, थैंक यू सो मच। तो ये क्या कहते हैं कि आपका प्रीवियस कई लेक्चर रिकॉर्ड हुए हैं, लेकिन टाइम की वजह से अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन आपका डेफिनेटली है कि आज इवनिंग तक नहीं तो कल मॉर्निंग तक आपको सारी लेक्चर की लिंक आपके ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, ओके, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं, या फिर आपको कोई क्वेश्चन है, क्योंकि क्या होता है कि ग्रुप में चल रहा है, कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसको समझ में नहीं आया होगा लेकिन हेजिटेट होगा क्वेश्चन पूछने में, तो किसी भी तरीके की हेजिटेशन की जरूरत नहीं है, यू कैन मैसेज मी और यू कैन कॉल मी आफ्टर द लेक्चर। ठीक है ना, कॉलेज टाइमिंग के बाद भी आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर ये सेक्शन समझ में नहीं आया है, देयर इज नो प्रॉब्लम, आई विल अवेलेबल फॉर यू ऑल द टाइम। ओके, Yes, sir. ठीक है, अभी आप लेक्चर लीव कर सकते हैं। थैंक यू। Okay, sir. हाँ बोलिए, एनी क्वेश्चन? No, sir. ओके, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप ग्रुप पे या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। नाउ यू कैन लीव द क्लास। Okay, sir. Okay, sir. Bye. बाय। ओके सर, बाय सर. बाय। नाव 4 आणि इथे तुझे नाव एवढं लिहून कोणाचं जमा करायचं?